रात नेशनल असम्बली के मीडिया सेंटर से यहाँ पे अपोजिशन कौमी असम्बली के और सेनेट के हमारे अरकान आपसे मुखातिब हैं। सारों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात, आज हमारी अपोजिशन ने जिस तरह की भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, कल भी था और शहबाज शरीफ ने हिम्मत नहीं की कि अपोजिशन के मुजाहरे के दौरान वो बात भी कर सके। उसकी बुनियादी वजह यह है कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी फॉर्म 47 रिजीम के एक इंस्टॉल्ड लोग हैं, उनमें ये हिम्मत नहीं है कि वो हमारा मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी अहम बात, आज आप देख लें कि कितने दिन हो गए, तीसरा मुज़ाकराती राउंड मुकम्मल हो गया है और हुकूमत ने कहा था कि वो हमारी मीटिंग कराएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से एक अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में, पर आज ये फॉर्म 47 की इंस्टॉल्ड रिजीम ने वो मुलाकात भी नहीं करा सकी। और हम लोग बार बार उनसे पूछते हैं कि क्या आपने चिट्ठी लिखी है पटवारी अड्याले को या पटवारी आपके चक्री को जिससे आप इजाज़त मांग रहे हैं? हमें खुला बता दें कि आपके ये मैंडेट में नहीं है। और हमने वाज़े तौर पे बावर कराया हुकूमत को कि या कमीशंस 9 मई के और 26 नवंबर के नहीं बनेंगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस। इसके साथ साथ आपने अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से जो इन्होंने पखंड बनाई रखा है, वो तो इतना भोंडा ड्रामा है कि जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को कैद हुई है कि ये तारीख में इस तरह की ब्लैक जजमेंट नहीं आई। एक जज जिसको डिसमिस किया गया था और फिर उसको रीइंस्टेट किया गया, और वो पूरी इबारत पढ़े तो उसमें साफ नजर आता है कि उस जजमेंट के 2 ऑथर्स हैं, उसकी अंग्रेजी मुख्तलिफ। तो ये आपको एक मुंह बोलता सबूत है कि इस वक्त जुडिशरी के ऊपर जो दबाव है, तो ये एक पर्ची जजमेंट दी गई है जो कि एक कैंगरू और कठपुतली कोर्ट ने आगे सुना दी, और इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। आखिर में मैं बात करूंगा और फिर यहाँ पे बैरिस्टर साहब हमारे साथी बात करेंगे। आज स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक बिल पे डिस्कशन हुई जिसका नाम है डिजिटल पाकिस्तान, और उस पे ख़वातीन व हज़रात पीपल्स पार्टी ने और आपके बिलावल भुट्टो ने तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़े मगरमच्छ के आंसू रोए, पर उनका दोगलापन आज सामने आया कि वो डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल के ऊपर पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ और MQM के साथ मिल के वोट डाल दिया। और ये मसवदा या एक कानून क्या है, इसको हम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे इत्तेहादी जमातों के 6 मेंबरान जो उस कमेटी के मेंबरान हैं उसके खिलाफ हमने वोट दिया। पर हुकूमती और ये फॉर्म 47 की जो रजीम है, इन्होंने उसके हक में दिया है। और इसके साथ होगा क्या कि जितना आपका डेटा है, जितनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितने आपके डेटाबेसेस हैं, वो एक अथॉरिटी के नीचे आ जाएंगे और वहां पे एक शख्स को बिठा दिया जाएगा और वो जिस मर्जी को टारगेट करे। अभी भी आप देख लें कि बहुत सारे इदारे इस वक्त कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, और वो एक और अरबों रुपए का ये एक सफेद हाथी खड़ा कर देंगे, और इस पे इनका सिर्फ टारगेट होगा कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की मीडिया, वो लोग जो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, वो जब आवाज उठाएंगे तो उनको टारगेट का निशाना बनाया जाएगा, और इसको हम लोग कंडेम करते हैं। आखिर में मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एक तरक्याती प्रोग्राम होता है, इस साल के बजट में 1400 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने रखे थे। 6 महीनों में सिर्फ 124 अरब रुपए खर्च हुए, यानी कि 9% सिर्फ अभी तक तरक्याती बजट का खर्च हुआ, और आपका 91% बजट तरक्याती बजट का खर्च ही नहीं हुआ। और ये काला धब्बा है एहसन इकबाल के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर। ये गवर्नमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है कि आपके सूबों में कोई काम हो। महंगाई आप देख लें,
बेरोजगारी देख लें, आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे कितने लोग चले गए हैं, पर इनको कोई परवाह नहीं, कर्जे पे कर्जे ले रहे हैं, मईशत का बेड़ा गर्क, एनर्जी प्राइसेस अरूज पे, मुल्क इनसे चल रहा नहीं है। बलोचिस्तान के हालात देख लें, वहां पे मिसिंग पर्सन के हालात देख लें, वहां पे मारंग बलोच साहिबा के साथ जो सलूक कर रहे हैं, वहां पे बाकी साथियों के साथ हमारे सलूक कर रहे हैं, इन चीजों को हम लोग कंडेम करते हैं। ओवर टू बैरिस्टर गौर साहब। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब ने बात की, मैं मुख्तसर बात करूंगा। मैं ये कहूंगा कि हुकूमत फार्म 47 ही की सही, लेकिन इनकी जो इवन पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस है हुकूमत की, वो भी बिलो द एवरेज स्टैंडर्ड से गिरी है। दुनिया की तारीख में जब भी कोई लेजिस्लेशन होती है और एवरेज टाइम निकाला जाता है कि ईवान ने कितने घंटे कितने दिन काम किया है, ये ईवान मौजूदा साल जो अब कंप्लीट होने को आया, ये सबसे कम तरीन वक्त है। फरवरी से सेशन शुरू हुआ 29 को, साल पूरा होने को आया, आज 89वां दिन 88 दिन पूरे हो गए, 89वां दिन है। इनमें से सिर्फ 37 कानून साजियाँ हुई है, जिसमें 29 हुकूमत की है, बाकी प्राइवेट मेंबर बिल है। ईवान में सिर्फ 6 घंटे की लेजिस्लेशन पे टाइम सर्व हुआ है। मैं आपको इस फोरम से कह रहा हूँ, आप पूरा रिकॉर्ड इनका चेक कर ले, 88 दिन में कभी 10 मिनट भी गुफ्तगू इनकी लेजिस्लेशन पे नहीं हुई है। मैंने इसका एवरेज निकाला है कि अगर इतना घंटे मैंने इनके रिकॉर्ड से निकाला है, जो कवानीन पास हुए, एक लॉ फ़कत 10 मिनट में पास हुआ है। इन्होंने कोई एक लफ्ज़ भी, अपोजिशन तो क्या, इनकी हुकूमती नुमाइंदगान ने भी एक लफ्ज़ नहीं कहा है। इंडिया का पार्लियामान भी है, लोकसभा, वहाँ 135% उनका रिकॉर्ड अभी चेक कर ले, वेबसाइट पे चेक कर ले, 135% डेली शेड्यूल उन्होंने यूटिलाइज किया है। डेली मिलते हैं, आईन प्रोवाइड करता हमारे लिए भी उनके लिए भी, कि 120 दिन ईवान चलेगा। साल पूरा होने को आया, सिर्फ 88 दिन चला है, बाकी छुट्टियों का दिन काउंट करके 130 दिन पूरा कर रहे हैं। इंडिया में मिनिमम 6 घंटे ईवान बैठता है, कानून साजी लेजिस्लेशन करता है। वो इतनी लेजिस्लेशन करते हैं कि वो एडिशनल घंटे बैठे हैं। लास्ट टाइम वो 350 डेज ज्यादा बैठे ताकि दिन का एजेंडा पूरा करे। ये ईवान उससे भी ज्यादा कम बैठी है, जितना कि होने चाहिए मिनिमम स्टैंडर्ड है। 6 करोड़ 50 लाख खर्च हो जाता है। ये आवाम की जो एक्सचेकर है, एक्सचेकर के पैसे ज़ाया जा रहे हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ईवान चलाना, एजेंडा देना, एजेंडा कंप्लीट करना, कोरम पूरा करना। ज़्यादातर वक्त ये दिन निकालें, वो कोरम न होने की वजह से वक्त ज़ाया हुआ है। ज़्यादातर ये वक्त लगाएं तो किसी भी बात पे लेजिस्लेशन पे डिस्कशन नहीं हुई। ये हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है। आज ईवान में हम यही पॉइंट आउट करना चाह रहे थे कि ये ईवान क्या, हुकूमत क्या, इवन ईवान में बैठे वालों की भी कोई तवज्जो इस बात पे नहीं है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए और हम उसको अदा करें। तो ये हम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने एहतजाज किया। मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम जज, ज्यूरी और एक्सिक्यूशन नहीं हो सकते हो, और ये चीज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कही है आदिल बाज़ाई एमएनए साहब के केस में। और वहां पे जो एफिडेविट शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने झूठा एफिडेविट साइन किया है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये आदिल बाज़ाई साहब फ्री हैं कि उसको परसू करें। तो कुर्सियां नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की झूठा एफिडेविट साइन करने पे डामाडोल में होंगी। और इसके साथ जो कल शहबाज शरीफ के आने के लिए 1 घंटा ताखीर से ऐवान शुरू हुआ, क्या ये कोई बादशाह सलामत है, कोई मुगलिया शहजादा है कि ऐवान और कौम उसके लिए इंतजार करी थी? कि उस चीज़ को हम लोग कंडेम करते हैं। सर एक बात मैं करूंगा जी, आज मैं खुसूसी दहशत गर्दी की अदालत में रावलपिंडी में आज़म स्वाति साहब को मिला हूं, और उनके साथ अटक जेल से 700 हमारे कारकुन आए थे। टोटल 1100 कारकुन अटक जेल में हैं, और तकरीबन 2700 कारकुन हमारे लगभग जेलम और अडियाला और अटक जेल में कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। उन कारकुनों ने और स्वाति साहब ने बताया कि वो कारकुन जो पाकिस्तान के शहरी हैं, जो अपना हक लेने आए थे, जो एक पुरअमन आइनी एहतजाज का हिस्सा थे, और उसमें मेजॉरिटी बेगुनाह भी हैं, आम शहरी भी हैं, आम राहगीर भी हैं,
ان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے جیلوں میں. ایسا تو کبھی جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. اور جس طرح ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح پریزنز وین میں 500 کارکنوں کو اکٹھا کر کے کھچا کھچ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو لوڈ کر کے لایا جاتا ہے اور پھر ان کو گاڑی میں رکھا جاتا ہے اور وہاں وہ بہت تنگ ہوتے ہیں, اپنے روٹین کے معاملات بھی وہ نہیں کر سکتے. تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور جہاں ہم یہ سوال ہمیشہ کریں گے کہ گولی کیوں چلائی, وہاں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو بے گناہ 26 نومبر کے 3000 سے زائد قیدی جو کارکن قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں جیل مینول کے تحت, اور جو آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے ان کی پروسیکیوشن کی, ان کا ڈیو پروسیس کیا, ان کو وہ دی جائے. ایسی مثال تو کبھی کسی جنگی قیدی کے ساتھ بھی نہیں ہوتی جو آپ تحریک انصاف کے ساتھ کر رہے ہیں. کوئی دشمن بھی کسی دشمن ملک کے قیدی کے ساتھ نہیں کرتا. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ 26 نومبر اور 9 مئی پر کمیشن بنائیں, اور ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ گولی کیوں چلائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان کو سزا دے رہے ہیں, اگر ہمت ہے تو بتائیں, اور یہ بھی بتائیں کہ جس جج کے ذریعے سزا دی گئی ہے میں نہیں, ایک بہت ہی مستند صحافی حامد ویر صاحب کی رپورٹ ہے کہ وہ جج صاحب 8 سے 20 کیسے نہیں سنا. تو آج کے چیف جسٹس صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے یوکپ کی عدالت کا فیصلہ تھا کہ اس کو سپریم کورٹ میں اس پیسے کو جانا ہے. اگر ہمت ہے تو اس فیصلے کی کاپی بتائیں, اگر ہمت ہے تو اس معاہدے کو اوپن کریں. اگر عمران خان صاحب اس کو نہ آنے دیتے تو یہ پیسہ باہر کہیں کسی اور جگہ صرف ہو جاتا, کسی اور اکاؤنٹ میں وہاں جمع ہو جاتا. عمران خان صاحب کو گناہ یہ تھا کہ پیسہ پاکستان آیا. اور دوسرا سوال یہ ہے, کوئی یہ تو پوچھے کہ 8 ارب کی پراپرٹی 20 ارب کے لگ بھگ کیوں ملک ریاض کو میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے نے بیچی, اسی بیٹے نے جو خود کہتا ہے کہ میں بینک رپٹ ہوں. اگر یہ بینک رپسی ہے, میری دعا ہے کہ پھر تو پاکستان کا ہر شہری
اللہ کرے پھر ایسے ہی بینک کرپٹ ہو جس کے پاس 20-20 ارب کے پیسے ہوں، لیکن میری دعا اللہ قبول کبھی نہ کرے، کیونکہ میں اپنے پاکستانیوں کے لیے حلال کے پیسوں کی دعا کر سکتا ہوں، ملک سے لوٹے ہوئے پیسے کی دعا نہیں کر سکتا۔ حاصل وصول پھر اس بات کا یہ ہے کہ اس قوم نے اپنے لیے ایک لیڈر چنا، اس قوم نے اپنا فیصلہ کیا۔ سب سے بڑی آئین سے غداری یہ ہے کہ 8 فروری کے دن جب آپ نے عوام کا مینڈیٹ چرایا، ان سب سے کہہ رہا ہوں آج نہیں تو کل آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ بہرحال عمران خان صاحب کو جس عدالت سے سزا دی گئی ہے، جس کاغذ کی بنیاد پہ دی گئی ہے، نہ وہ جج صاحب اس فیصلے کو سن سکتے تھے، نہ اس کاغذ میں کوئی ایسی بات کی جس کی بنیاد پہ عمران خان کو سزا دی جا سکتی۔